नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस जटिल भू राजनीतिक मुद्दे पर, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर आएं। तो शुरू करते हैं। स्रोतों को देखते हुए एक बात जो काफी ध्यान खींचती है वो ये है कि 1979 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते थे। ना सिर्फ राजनयिक बल्कि सैन्य संबंध भी थे। मगर फिर क्रांति हुई और सब कुछ पलट गया। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और उसका रुख इजराइल के प्रति एकदम कह सकते हैं विरोधी हो गया। वो उसे अक्सर ज़ायोनी शासन कहते हैं। ये शब्द ईरान इस्तेमाल करता है इजराइल के लिए और उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल। और ये जो दुश्मनी है इसके कई लेवल्स हैं, कई परतें हैं। पहली तो है वैचारिक, जैसा आपने कहा। ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता, और वो हिजबुल्लाह जो लेबनान में है और हमास गाजा में, ऐसे गुटों का खुलकर समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ है। अच्छा। दूसरी परत है रणनीतिक, मतलब एक तरह की होड़ है। दोनों देश मध्य पूर्व में अपना दबदबा चाहते हैं, और इजराइल के लिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके ये सहयोगी लड़ाके जिन्हें हम प्रॉक्सी कहते हैं। हाँ, प्रॉक्सी मतलब ऐसे गुट जो किसी और देश के इशारे पर लड़ते हैं। तो इजराइल इन्हें अपने लिए एक सीधा खतरा मानता है। और इसी होड़ और विचारधारा का नतीजा है वो तीसरी परत, सीधा सैन्य तनाव। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इजराइल सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों की खेप पर हमले करता है, और दूसरी तरफ ईरान है जो हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद और इराक सीरिया में जो शिया लड़ाके हैं उनको सपोर्ट करता है। सही कहा। और ये गुट फिर अक्सर इजराइल से सीधे भिड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी बैकग्राउंड में पिछले कुछ सालों की जो बड़ी घटनाएं हैं उन्हें देखना जरूरी हो जाता है। जैसे 2006 में लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का एक बड़ा युद्ध हुआ था। फिर सीरिया में जो सिविल वॉर चला, उस दौरान इजराइल ने लगातार सीरिया में ईरान की जो मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही थी उस पर हवाई हमले किए। हाँ, वो खबरें आती रहती थीं। बिल्कुल। और गजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद को ईरान से पैसा और हथियार मिलना, ये तो जग जाहिर है। ये उनके टकराव को और हवा देता है इजराइल के साथ। और हाँ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो है ही, जिसे इजराइल हर हाल में रोकना चाहता है। और इसी वजह से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर तोड़फोड़ या वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप भी इजराइल पर लगते रहे हैं। तो इन सब घटनाओं से एक चीज तो साफ है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है, मतलब पर्दे के पीछे की लड़ाई, वही शायद इन दोनों देशों की मुख्य रणनीति बन गई थी। लेकिन अप्रैल 2024 में ये सिचुएशन एकदम बदल गई है ना? हाँ, बिल्कुल। अप्रैल 2024 में तनाव बहुत ज्यादा, मतलब खतरनाक लेवल तक बढ़ गया। दमिश्क में एक हमला हुआ, माना गया कि इजराइल ने किया, जिसमें एक बड़े ईरानी जनरल मारे गए। हाँ। और उसके बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हाँ, वो तो अभूतपूर्व था, सीधा हमला। बिल्कुल अभूतपूर्व। हालांकि इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम वगैरह, और साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन जैसे देशों की मदद, इनकी मदद से ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक लिया गया। हाँ, वो डिफेंस काफी सफल रहा। हाँ, और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। ईरान के अंदर एक सीमित हमला किया, पर वो सांकेतिक ज्यादा था। इसने एक बड़े युद्ध का खतरा तो पैदा कर दिया था, पर कह सकते हैं कि फिलहाल दोनों देश थोड़ा पीछे हट गए। तो अब क्या स्थिति दिखती है मध्य 2025 तक आते आते? मतलब खुला युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, ये जो पर्दे की पीछे की लड़ाई है, प्रॉक्सी वॉर, साइबर हमले, ये शायद और तेज हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। डिप्लोमेसी भी चल रही है, लेकिन माहौल में तनाव बहुत है, अस्थिरता बनी हुई है। खासकर अक्टूबर 2023 में जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से ईरान ने अपने सहयोगी गुटों का समर्थन और बढ़ाया है। और दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है? देखिए, दुनिया भी बटी हुई है। अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं, वो आमतौर पर इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं। वहीं रूस और चीन के रिश्ते ईरान से बेहतर हैं। वो कहते हैं कि तनाव कम होना चाहिए, और अरब देशों का रिएक्शन मिला जुला है। कुछ देश इजरायली एक्शन की निंदा करते हैं, तो कुछ दूसरे, खासकर खाड़ी के सुन्नी देश, वो ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये संघर्ष साफ तौर पर पूरे मिडल ईस्ट और ग्लोबल पावर्स के समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि क्या इस दुश्मनी का भविष्य अब सीधे मिलिट्री टकराव में उतना नहीं है जितना कि साइबर हमलों में और इन्हीं प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में है।
जैसा कि हम अभी ज़्यादा देख भी रहे हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे नज़र रखनी होगी।